हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैश लर्न विथ अंकु। आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इससे पहले हमने देखा था कि सोशलाइजेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके एजेंट क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इससे इन सब से रिलेटेड के प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोशलाइजेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे देख लेते हैं कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में दो फैक्टर हो गए, एक कल्चर और एक सोशल क्लास। तो कल्चर फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करता है वो देख लेते हैं। जैसे देखिए, कोई बच्चा है जिसके घर का जो माहौल है, जैसे घर में गेस्ट आ गए तो वहाँ पे उनको प्रणाम कह के गेस्ट का या बड़ों का रिस्पेक्ट किया जाता है। और कहीं पे आदाब या और भी तरीके होते हैं, सत श्री अकाल कह के। तो तरीका अलग है, लेकिन जो उनके एम है कि हाँ रिस्पेक्ट करना है गेस्ट को या बड़ों को, तो वो सेम है। तो वो अलग अलग कल्चर है और अलग बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे गार्जियन पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो उन्हीं की तरह इमिटेट करके वो भी उन्हीं की तरह बुक पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी तरह देख के बुक को लेके आरती करेंगे, ये करेंगे। तो ये सब हमारा जो कल्चर है उसे वो एक्वायर करते हैं। कोई इंसिस्ट, कोई दबाव नहीं डालता कि नहीं तुम पूजा करो कर या इस तरीके से बिहेव करो, आप मंदिर में आरती गाओ। लेकिन वो जब देखते हैं घर वालों को ना, उस तरीके से वो इमिटेट करने लगते हैं। मतलब हमारा जो कल्चर है वो अपने आप बच्चे एक्वायर करने लगते हैं। उन्हें कोई अलग से क्लास नहीं दिया जाता कि नहीं आप ऐसा करिए। अब दूसरा देख लेते हैं सोशल क्लास। सोशल क्लास किस तरीके से हमारे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है? हम सभी जानते हैं कि हमारा सोशल क्लास 3 पार्ट में डिवाइड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ये जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास है, ये जो है ये इनकम के आधार पे है। जिनका जिस तरीके से आय होता है वो उस तरीके से क्लास में चले जाते हैं या होते हैं। जैसे अब अपर क्लास का कोई बच्चा है, वो पैदा होगा तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी बिना किसी परेशानी के। उसे धूप में, छाँव में या उसको उसकी पढ़ाई को लेके, उसको उसकी गेमिंग को लेके, उसका टूर हो गया, ये सब बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मिडिल क्लास का करें तो वो कुछ चीज़ों को तो ईजिली पा सकता है, जैसे पढ़ाई की का समस्या उसे नहीं होगा। फिर जैसे टूर वूर का हो गया, तो इन सब को थोड़ा सा वो लोग इस प्रॉब्लम को झेलते हैं। लेकिन लोअर क्लास का जब बात करेंगे तो वहाँ पे देखिए क्या सोशलाइजेशन हो रहा है। पहले अगर माँ बाप जागरूक नहीं है तो बच्चे को सबसे पहले तो पढ़ाई से ही वंचित रख देंगे। अगर कुछ जागरूक हैं तो वो उनको उतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं दे पाएंगे जितना वो डिजर्व करते हैं, उनका जो मेंटल एबिलिटी है उस हिसाब से। इसके साथ साथ उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो अपर क्लास के बच्चे को या मिडिल क्लास के बच्चे को मिल रहा है। तो ये 3 टाइप्स के बच्चे हो गए और तीनों का सोशलाइजेशन अलग अलग हो रहा है। तो ये सोशल क्लास हो गया। तो ये सोशल क्लास और कल्चर इस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारे सोशलाइजेशन को, हमारे सामाजिकरण को। आगे देख, अब देखते हैं सोशल फैक्टर क्या होता है। सोशल फैक्टर का वही हमने बोला कि पहले क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। तो फैमिली कैसी है? अगर फैमिली पढ़ी लिखी है, जागरूक है, तो मैटर नहीं करता है कि वो लोअर क्लास में या अपर क्लास में, वो पढ़ाई को प्रायोरिटी देंगे और बच्चा को पढ़ा लिखा के एक काबिल बना देंगे। लेकिन अगर माँ बाप खुद ईंट के भट्टी पे काम कर रहे हैं और पढ़ाई के लिए बिल्कुल जागरूक नहीं है, तो बच्चा भी वैसा ही रहेगा। तो वो उस तरीके से देखिए सोशल फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात देख लेते हैं, फैमिली किस ग्रुप को रेफरेंस दे रहा है। ऐसा तो नहीं हमारा जो फैमिली है वो गुंडा माफिया से कनेक्ट रहता है, घर में कोई आता है रिवॉल्वर लेके, तो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा दादागिरी का कि हाँ ये भी तो सही है, कितना ज्यादा रॉब है, कितना ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो वो चीजें हैं, वो अफेक्ट करेगा बच्चे को। तो इसलिए बच्चे के सामने उस ग्रुप को रेफरेंस दे, ये ध्यान में रखते हुए कि जो चीजें आप कर रहे हैं वो बच्चे के सोशलाइजेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और आगे देखते हैं रोल और स्टेटस। हम देखते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको सिखाएं कि आपका एनवायरनमेंट को लेके भी आपके कुछ वैल्यू है, आपका कुछ रोल है, आपका कुछ दायित्व है। आप पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को ना तोड़े, ना काटे। इसके साथ साथ पालतू जानवर को ना बिना गलती से ना मारे। ये सब जो चीजें उनको सिखाई जाती हैं।
या अगर वहीं पे कुछ लोग हैं जो इन्वायरमेंट को लेके नहीं जागरूक है, तो बच्चे भी बहुत आसानी से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर उनके रोल और उनके स्टेटस के बारे में उनके फैमिली वाले बताए या समाज उस तरीके से ट्रीट करे उनकी सोसाइटी कि हाँ एक गार्डन है उसमें कुछ पेड़ पौधे हैं उनका देखभाल किया जा रहा है, तो बच्चा भी सीखेगा कि हाँ मुझे भी पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे सोसाइटी के लिए हमारे समाज के लिए सही है और हमारे लिए भी सही है। तो ये चीजें हो गई सोशल फैक्टर। जिस तरीके से हमारा सोसाइटी रहता है उस तरीके से हम अब बढ़ते हैं या हमारे बच्चे उस तरीके से एक्वायर करते हैं, सीखते हैं और वो वैसे ही बन जाते हैं। आगे देखते हैं नेशनैलिटी, जेंडर, लैंग्वेज और एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। जैसे देखते हैं नेशनैलिटी, हम एक जगह इंडिया की बात कर लेते हैं और दूसरी जगह जापान की बात कर लेते हैं, ठीक। जापान के कुछ रूल रेगुलेशन अलग होंगे और हमारे इंडिया के कुछ अलग होंगे। हमारे इंडिया में आप लोग को पता है सती प्रथा था, ये था वो था और विवाह पुनर्विवाह था, तो ये हमारी नेशनैलिटी है। ऐसे ही जापान में कुछ अलग होंगे रूल रेगुलेशन। हमारे यहाँ नॉर्मल सी बात है, सभ्यता हमारा जो भारत है वो सभ्यता का देश कहा जाता है। तो हमारे यहाँ का जो बच्चा रहेगा बढ़ेगा पढ़ेगा वो उसके अंदर संस्कार रहेंगे, संस्कृति रहेगी, अगर वो अपनी सोसाइटी से एक्वायर किया रहेगा। ऐसा नहीं कि जापान में नहीं है, लेकिन उनके अलग संस्कार और संस्कृति होंगे, उनके तरीके अलग होंगे संस्कार और संस्कृति को दर्शाने के। तो इसलिए अफेक्ट करता है नेशनैलिटी भी। दोनों जगह बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, लेकिन किस तरीके की सोसाइटी में वो पाके वो खुद को किस तरीके के नियम से, किस तरीके के नॉर्म्स को वो देख रहा है, सीख रहा है, वो ऐसा ही ट्रीट करेगा। इसके साथ साथ देख लेते हैं जेंडर किस तरीके से हमारे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। जेंडर के लिए सबसे आसान सा एक एग्जाम्पल है अपने इंडिया का। सॉरी ये मैप तो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो भी थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। ये देख लेते हैं, नीचे का जो है भाग उसे कहते हैं कोस्टल एरिया या साउथ इंडिया, जो कि कोस्टल एरिया में पड़ता है, और ऊपर जो है हमारा वो नॉर्थ कोस्टल एरिया नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट है यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है कि जो लेडीज और जेंट्स होते हैं ना, वो दोनों मिल के समाज में अपना भूमिका देते हैं। घर में भी काम करती हैं औरतें और बाहर आके भी अपने पति के साथ या अपने बच्चों के साथ हाथ से हाथ मिला के काम करती हैं, मतलब बराबर का सहयोग देती हैं। वही देख लेते हैं अगर हम नॉर्थ इंडिया में देख लें और इसके साथ साथ साउथ इंडिया में देख लें, तो यहाँ पे औरतें उतना ज़्यादा भी बाहर खुल के नहीं आ पाई हैं समाज में। तो इस तरीके देख लेते हैं, अगर मणिपुर में, मिजोरम, आसाम का बच्चा देखेगा कि हाँ यहाँ पे माता पिता मिलके सहयोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आएगा कि जेंडर बायस वो नहीं होगा। उसको भी लगेगा हाँ दोनों लोगों का बराबर का सहयोग है, बराबर का राइट है। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात कर ले तो वहाँ पे उनको लगेगा कि हाँ यहाँ ये लड़की नहीं कर सकती, ये लड़के कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक काम लड़के के लिए है, ये लड़की के लिए है। तो ये जेंडर की बात हो गई। इसके साथ साथ देख लेते हैं लैंग्वेज। हमारे इंडिया में ही हर प्रांत का अलग अलग भाषा है। कोई कन्नड़ में बात करता है, जैसे साउथ इंडिया में कन्नड़ में बात होता है, तो वहाँ का अलग लैंग्वेज है और अपने इंडिया का, अपने नॉर्थ इंडिया का अलग लैंग्वेज है, गुजरात का अलग लैंग्वेज है। तो ये भी हमारे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। अब इन्वायरमेंट का देख लेते हैं। इन्वायरमेंट का देखते हैं, देखिए भारत जो है वो कोस्टल एरिया साइड में भी बसा है। तो यहाँ जहाँ पे कोस्टल एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाढ़ आने की बहुत संभावना रहती है, भूकंप, सुनामी आ गई, तो ये यहाँ के जो स्टेट है वो प्रभावित होंगे उससे। जैसे बाढ़ आ गया किसी गांव में, तो वहाँ का जो बेसिक जो नीड होता है वो नहीं पूरा हो पाएगा, वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, वो देखेगा कि बाढ़ में घर बह गया, तो वो गरीबी का सामना करेगा। उसका जो लिविंग स्टेटस था, अच्छा था बुरा था, वो उससे थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल आता है। और अगर हमारे हिमालय साइड में देख ले, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे बर्फबारी हो गई जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे भी लोग अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक। तो ये चीजें हो गई। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर पाई जाती है, बच्चे का सबसे ज्यादा मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है, अभी रिसेंट का न्यूज है। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, वहाँ के लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ऐसा है। तो हमारा एनवायरनमेंट भी हमारे सोशलाइजेशन को बहुत अफेक्ट करता है।
आगे देखते हैं सोशलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों सोशली होना चाहिए, हमें क्यों सामाजिक बनना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो पैदा हुआ है तो उसका एक सोशल आइडेंटिटी तो रहनी ही चाहिए। उसका क्या पहचान है, जरूरी तो नहीं कि वो इनका बच्चा है, मोहन का बच्चा सोहन है, ठीक। तो ये उसका पहचान नहीं है जब तक कि सोहन खुद में अपना आइडेंटिटी ना बना कि हाँ सोहन एक इंजीनियर है, सोहन एक लीडर है, डॉक्टर है, कुछ भी। तो ये सोशल आइडेंटिटी बनाने के लिए भी हमें सोशली होना जरूरी है। जब तक हम समाज के नियम को, रूल्स को नहीं मानेंगे तब तक हमें कोई सोशली नहीं कहेगा, कोई सामाजिक नहीं कहेगा। तो जब तक हम रूल्स को नहीं मानेंगे तब तक हमें कोई सामाजिक नहीं कहेगा। इसीलिए हमें सोशलाइजेशन, हमारा सोशलाइजेशन होना भी जरूरी है और हमें सोशली होना भी जरूरी है। इसी साथ साथ देखते हैं सोशलाइजेशन होने से बहुत फायदे हैं। दूसरा फायदा है हैप्पीनेस, हमें खुशी मिलती है। अगर हम एक कमरे में बंद रहें, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें कितना बोरियत महसूस होता है कि बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि हाँ दो लोग से मिलके अपने अपनी बातें कहना, बहुत कुछ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। इसलिए हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण भी सोशलाइजेशन है। अगर हम दुखी हैं, कुछ लोगों से बात करके अपने दुख तकलीफ को बता दे रहे हैं तो वो हल्का भी हो जाता है और हम सोशली हो जाते हैं। इसी तरीके से जो बच्चा है, जब वो बड़ा होता है तो उसे लोगों के बीच में आने जाने का, उसको बोलने का मतलब राइट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आप बच्चे के साथ जा रहे हैं और कोई पूछा बच्चा आपका नाम क्या है तो आप जवाब ना दें, बच्चे को खुद बोले कि हाँ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे कि बच्चा सोशली होगा, उसे भी खुशी होगी, उसके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं दो लोगों के बीच में बात कर ले रहा हूँ, तो वो अपनी खुशी जाहिर करने लगेगा। तो ये इम्पोर्टेंस होता है। इसके साथ कोऑपरेशन, हम संगठित होके काम कर सकते हैं। किसी ईंट को उठाना है, कोई ईंट का बंडल है, कोई बंदा एक एक करके उठाए तब टाइम लगता है ज्यादा, है कि कोई एक ईंट का बंडल है और कुछ लोग हैं वो एक साथ उठाएंगे तब ज्यादा होगा। तो ये जो चीजें, इसको बच्चे को प्रैक्टिकली करके दिखानी चाहिए कि देखो बच्चा, ऐसे करने से हमारा काम इजी भी हो जाता है, हमें खुशी भी होती है और काम करने में परेशानी भी नहीं होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है सोशलाइजेशन का, ये बच्चे को महसूस कराना चाहिए। जैसे उसको खुद का इंट्रोडक्शन देना हो गया तो वो खुद दे तो ज़्यादा बेटर है। कोऑपरेशन भी, कोऑपरेट करना उसको सिखाएं कि कैसे सोसाइटी में कोऑपरेट करते हैं। आगे देखते हैं ह्यूमन कल्चर टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हम आदि मानव से होते हुए हम आधुनिक मानव तक आ गए, लेकिन हमारे जो जो हम चार पैर से चलते थे अब हम दो पैरों से चल रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से जी खा रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन है, सबसे बड़ी बात, हमारा जो कल्चर है वो ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसफर हुआ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। आग की खोज हुई, लोहे का खोज हुआ, उसके बाद आके हम आधुनिक हुए ना। तो इसलिए हमें, जैसे अब हमारा आज आधुनिक का देख लेते हैं, हमारे जो तरीके हैं, हमारी जो संस्कृति है, हम अपने बच्चे को सिखाएंगे तब वो आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचेगा। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है सोशलाइजेशन का हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे कल्चर के लिए खुद। द यंग बिकम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी। हम ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइज तरीके से जीना चाहते हैं। खुद के नियम, खुद के रूल ऐसे नहीं चलता है। कुछ लोग मिलके जब रूल बनाते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। इस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी जब बनाएंगे तो हमारा जो सोशलाइजेशन होगा वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से ही होगा। आगे देखते हैं द इंडिविजुअल एक्वायर अ सोशल सेल्फ एंड पर्सनालिटी। जब बच्चा देखता है कि जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो सोसाइटी को लेके बहुत जागरूक हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके बहुत जागरूक हैं, ह्यूमैनिटी नाम की चीज है उनके अंदर, मानवता है, वो दूसरों के दुख तकलीफ से उन्हें भी दुख तकलीफ होता है। तो ये चीजें जब बच्चा देखता है ना तो वो उस तरीके से सीखने लगता है। तो उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो खुद का क्या उसका वैल्यू है समाज के लिए, वो उसे एक्वायर कर लेता है। इसलिए बच्चे को, जब आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे
रहे हैं तो आप करें, इसके साथ साथ उसको भी कहें कि हाँ वो प्यासा है तो उसे जाइए पानी पिला दीजिए, तो उसके अंदर भी आ जाएगा कि हाँ देखिए ये सोसाइटी का बात हुआ, हमें सोसाइटी के लिए करना चाहिए, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। तो बच्चा है उसको तो रॉकेट साइंस अभी से बता नहीं दोगे कि मिसाइल कैसे बनाना है, तो उसे छोटे छोटे चीज से ही उसे खुशी दिलाइए, और वो खुद जब उसको महसूस होगा कि हाँ उसको किसी का हेल्प करने में या पेड़ पौधे लगाने में खुशी हो रही है, तो वो आगे बढ़ के आपके बिना कहे भी वो आगे वो सब काम करेगा। देखते हैं इंडिविजुअल लर्न हिज एंड हर रोल इन सोसाइटी। वही बात है कि अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का केयर कर रहे हैं तो बच्चे को भी बोले कि हाँ आप दादाजी का चश्मा दे आइए, आप बगल की आंटी से की लाठी पकड़ लीजिए, बहुत कुछ है जो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन है उसको सिखाइए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, और जो रेलवे जो रोड रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। तो ये सब चीजें बच्चे देखते हैं, और कुछ तो पेरेंट्स का भी होता है कि उन्हें सिखाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंस हो गया हमारे सोशलाइजेशन का। आगे देखते हैं, नॉलेज एंड स्किल आर डेवलप्ड टू इंश्योर सेटिस्फैक्शन टू नीड एंड ह्यूमन सर्वाइवल। हमें नॉलेज क्यों चाहिए? आज हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं या हम अपना एक तरीके से स्किल डेवलप कर रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्वाइवल है, ह्यूमन सर्वाइवल, हमारा जो बेसिक नीड है वो पूरा होता है। आप अपने नॉलेज को अगर गेन कर रहे हैं, ठीक, तो वो उसका एक एम होगा कि आप जैसे मिसाइल मैन हो गए एपीजे अब्दुल कलाम, वो बिना पढ़े लिखे तो मिसाइल बना नहीं सकते थे, उन्होंने मिसाइल बनाया क्योंकि उनके पास एक एम था। तो वही चीज है, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, आदमी की आजीविका के लिए, लोगों के आजीविका के लिए लोग अपने स्किल को, अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं, ठीक। तो ये हमारे सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमारे इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। सबसे पहली बात कि अगर आप बच्चे में चेंजिंग चाहते हैं कि नहीं मैं जैसा कह रहा हूँ बच्चा वैसा ही बने, तो आप खुद रोल मॉडल बनिए। आप उनको उदाहरण में मत दीजिए कि देखिए गांधी जी सत्य बोलते थे, राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, तो आप भी सत्य बोलो। आप उसके सामने झूठ बोलते रहो, किसी उसको बोलो कि एक साइड कि हाँ तुम झूठ मत बोला करो और खुद झूठ बोलो, तब बच्चा वैसा नहीं ट्रीट करेगा। लेकिन हाँ अगर आप भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसा आप उसको उससे चाहते हैं, तब वो उस तरीके से करेगा। आप देखते हैं बहुत से ज्ञानचंद होते हैं, बहुत सारा उदाहरण देंगे, बहुत भाषण देंगे, लेकिन खुद वैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बच्चे में चेंज चाहिए तो आप खुद भी चेंज उस तरीके से हो, या अगर नहीं है तो उस तरीके से बनने की कोशिश करें, तभी बच्चा खुद में चेंज करेगा, क्योंकि वो जो चीज देखेगा वही एक्वायर करेगा, क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो वो जो चीजें देखेगा वही एक्वायर करेगा। आगे देखते हैं, सोशलाइजेशन इज द ट्रांसमिशन प्रोसेस। ये ट्रांसमिशन प्रोसेस है विच फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉलेज और स्किल इज ट्रांसमिटेड इन आइदर डिफरेंट और सेम जनरेशन, ठीक। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर्मल का हो गया, हम स्कूल में जाते हैं, एक टाइम रहता है 9 से 4, 10 से 4, तो उसके बीच में हमें ड्रेस पहन के जाना है, टिफिन लेके जाना है, और हर एक का पीरियड होता है, ये हिंदी का क्लास है, ये इंग्लिश का है, सोशल साइंस का है, तो ये फॉर्मल तरीका हो गया, ठीक। इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि इनफॉर्मल जैसे आप कहीं प्ले ग्राउंड में हो गए, वहाँ पे गए, आप कबड्डी का रूल देख रहे हैं, क्रिकेट कैसे खेलते हैं, इसके साथ साथ आप लाइब्रेरी में चले गए, आप किसी शादी वादी में चले गए, आपको जैसे आपका बाइक चलाने का शौक है तो आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल नॉलेज हो गया। आपका स्किल किस तरीके से बढ़ रहा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? फॉर्मल, ठीक। ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। तो बच्चे को दिखाएंगे कि हाँ आप किस तरीके से सोशली हो सकते हैं, ठीक। दूसरा देखते हैं, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर अ पर्सन लर्न अबाउट रोल, स्टेटस एंड वैल्यू that should have in a society. सोशलाइजेशन में पर्सन क्या सीखता है, बच्चा क्या सीखता है, अपना रोल सीखता है, उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या वैल्यू है समाज के लिए। ये चीजें कुछ तो टीचर सिखाते हैं फॉर्मल वे में, कुछ फैमिली के लोग सिखाते हैं, और कुछ वो खुद एक्वायर कर लेता है जैसा कि सोसाइटी रहता है, ठीक। ये कांस्टेंट लर्निंग है। अगर बच्चा बचपन में चिड़चिड़ा है तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा होगा तो चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, उसका वही स्वभाव हो जाता है। इसलिए हमें बच्चे
को बहुत ही केयरफुली जब वो बढ़ते हैं तो उनका ध्यान देना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हम लोग कुछ गलत सिखा रहे हैं जिससे बच्चा बड़ा हो के वो चीज़ चेंज भी ना हो और वो उसके में हमेशा बना रहे। तो इसलिए हमें अपने जो नियम कायदे कानून है उसे बहुत ही स्मूथली उन पे अप्लाई करना चाहिए जो बच्चे के लिए भी हेल्पफुल हो। ऐसा ना कि हम बहुत ही स्टीरियोटाइप के स्ट्रिक्ट बन गए पेरेंट्स, हम उसको खेलने नहीं देंगे, उसको अपनी बात नहीं कहने देंगे, तो यहाँ पे उसका सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो दब जाएगा और वो एक क्या बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट बन जाएगा, वो अपनी बातों को कह नहीं पाएगा। ठीक, socialization can change individual behavior so that it can be adopted into the current society। तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ के बिहेवियर अलग है, और यही अगर हम यूएस चले गए, चाइना चले गए, रसिया चले गए, वहाँ का जो सोसाइटी रहता है उस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे रहना है तो हमें उसकी तरीके से एक्वायर करना पड़ेगा उनके रूल रेगुलेशन को, फिर हम उनकी तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं वहाँ के सोसाइटी को देख के। अब देखते हैं एजुकेशन। इंस्टीट्यूशन इज ए सोशल स्ट्रक्चर हुज रोल टू ट्रांसमिट नॉलेज एंड स्किल। हमारा जो नॉलेज और स्किल है वो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। हम स्कूल में जब जाते हैं तो हम कुछ मोरल स्टोरीज पढ़ लिए, मैथ्स के कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिए, साइंस की कुछ थियरी पढ़ लिए, तो ये चीजें क्या हैं, ये ट्रांसमिट हो रही है ना। टीचर्स ने पढ़ाया मुझे, हम बड़े होंगे तो हम किसी और को पढ़ाएंगे, वो बच्चा बड़ा होगा तो किसी और को, तो ट्रांसफर हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। और हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम नॉलेज और अपने स्किल को बढ़ाने के लिए जाते हैं, और वो दायित्व होता है टीचर का, साथ साथ में स्टूडेंट का, लेकिन ज्यादा जो दायित्व होता है वो टीचर का होता है कि टीचर किस तरीके से बच्चों के सामने उस बात को रख रहा है, समझा पा रहा है रूल को, तो बच्चा उसी तरीके से सीख लेता है। स्कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन अ फॉर्मल वे दैट टेक इन अ प्लेस ऑफ क्लासरूम। तो वही बात है कि जो टीचर रहता है वो फॉर्मल वे में, आपका अगर हाफ आवर्स का आपका पीरियड है हिंदी का, तो वो हाफ आवर्स में ही आपको फॉर्मल वे में पढ़ाएगा, एक स्टोरी बताएगा, फिर उसका अगर टीचर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, टीएलएम का यूज करता है, तो वो बहुत ही प्रभावी तरीके से पढ़ाएगा, जिससे कि बच्चे के अंदर ऐसा ना हो कि वो बस उसे चैप्टर समझे, वो उसे एक सीख समझे और अपने लाइफ में उसे अप्लाई भी करे। ठीक, तो ये हो गया हमारे सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस हो गया, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो गया। इसके साथ साथ अब आगे देखते हैं थियरी ऑफ सोशलाइजेशन। तो थियरी ऑफ सोशलाइजेशन हम अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थियरी ऑफ सोशलाइजेशन। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। थैंक यू।